हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डाउट अकाउंट्स। वापस से हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। डेप्रिसिएशन नाम का हमने एक नया चैप्टर चालू करा था जो क्लास 11th का एक चैप्टर है और वो थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो तो हमने सारा का सारा कर लिया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें कौन कौन से मेथड्स लगेंगे, सारा का सारा हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो एक बार वो वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आज हम अपने मेथड की तरफ चलते हैं। मेथड में कौन कौन से थे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ सॉरी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन। कौन कौन से मेथड थे? दो मेथड थे। एक था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जिसको एसएलएम मेथड बोला जाता है, एसएलएम जिसको बोला जाता है। और एक था आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वैल्यू मेथड। ठीक है, ये दो मेथड से आपके जिससे आप डेप्रिसिएशन को क्या करते हो, चार्ज करते हो, डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस वाले को, स्ट्रेट लाइन मेथड को आगे लेके चलेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या क्या नहीं है, हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड को चलते हैं लेके। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जिसको एसएलएम बोला जाता है। ओके, इसको क्या यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं जो भी आपको बाद में समझ में आएगी। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन is charged on original cost of assets, original cost of the assets। ये वाली लाइन अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे कि ये लाइन लिखी क्या है, कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो किस पे चार्ज होता है, आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स पे चार्ज होता है। अभी ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होता है, ये हम धीरे धीरे करके बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकलता कैसे है। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने का जो तरीका है वो क्या है, पहले हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और ये है इन रुपीस। रुपीस में कैसे निकाला जाता है डेप्रिसिएशन? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का आपका दूसरा नाम, स्क्रैप वैल्यू को आप क्या क्या बोल सकते हो, रेजिडुअल वैल्यू भी बोल सकते हो, रेजिडुअल वैल्यू, या फिर रियलाइजेबल वैल्यू भी बोला जा सकता है। ठीक है, अपॉन में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ years of useful life। ठीक है, डेप्रिसिएशन एसएलएम में कैसे निकाला जाता है, उसके तरीके क्या है, तरीका क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है। डेप्रिसिएशन अगर आपको रुपीस में निकालना है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड तो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को आप रेजिडुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं, RESIDUAL, रेजिडुअल वैल्यू भी बोला जा सकता है, अपॉन में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ, मतलब कि वो मशीन कितने साल तक चलेगी या वो एसेट्स कितने साल तक प्रोडक्टिव यूज देगी, उससे क्या कर दिया जाएगा, आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको नहीं मतलब कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स को। ठीक है, अभी इसमें जो तीनों टर्म्स है, इन तीनों टर्म्स के बारे में हम जरा थोड़ा सा पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स पढ़ने से पहले मैं आपको स्क्रैप वैल्यू बता देता हूँ। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू या फिर देखो इसके सामने लिखा हुआ है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जब आपका मशीन जो है जब वो एक्सपायर हो जाएगी, मतलब कि जब वो अपने प्रोडक्टिव यूज से निकल जाएगी, लेट सपोज कोई आपने मशीन खरीदी जो 10 साल चलेगी, 10 साल के बाद वो क्या हो जाती है, खराब हो जाएगी, या फिर टेक्नोलॉजी जा सकती है, या फिर उसमें फूट या जो भी है, मतलब किसी भी रीजन की वजह से क्या हो गया, वो चली गई। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जब 10 साल बाद उस मशीन को डिस्पोज कर दोगे, मतलब कि खत्म कर देगी कंपनी, तो उस केस में क्या करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मशीन उठाया और जाके कूड़े में फेंक दिया, ऐसा नहीं होता ना। वो जो लोहा लक्कड़ जो भी होगा उसको कबाड़ी वाले को बेच दिया जाएगा। तो जो उस टाइम पे कबाड़ी वाला हमें पैसा देगा, ठीक है, स्क्रैप का मतलब होता है कचरा, ठीक है, उस टाइम पे जो हमको पैसा देगा उसी को ही बोला जाता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू। मतलब कि जब मशीन का अपना प्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो जाएगी तो उस टाइम पे जब हम कबाड़ी वाले को बेचेंगे
तो कबाड़ी वाला हमें कितना पैसा देगा उसी को क्या बोला जाता है, आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात थी। कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमने इस टाइम पे इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अब और आगे चलेंगे। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो मशीन है वो अपने प्रोडक्टिव यूज कितने सालों तक देगी, उसी को बोला जाता है नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ, मतलब अभी बोला ना कि 10 साल तक एक मशीन चलेगी, तो 10 साल क्या हो गया उसका नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ हो गई। कोई भी मशीन होती है, कोई भी एसेट्स होती है, उसको क्या करा जाता है, इसी तरह से इवेल्युएट करा जाता है। जैसे आप अगर बात करें तो जो जैसे गाड़ियां हो गई, व्हीकल्स जो होते हैं, वो अराउंड उनकी जो लाइफ होती है 15 ईयर्स तक होती है। 15 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाता है, मतलब कि एक तरह से डिस्पोज कर देना चाहिए। गवर्नमेंट यही कहते हैं ना, 15 ईयर्स के बाद जो व्हीकल्स होते हैं उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। ठीक है, 15 ईयर्स के बाद अगर आप उस व्हीकल को चलाओगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर चालान कट जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या था, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जो एसेट्स है वो कितने की है। ठीक है, लेकिन इनमें बहुत सारी बातें होती हैं। देखो जरा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या क्या होता है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में आपका क्या क्या ऐड होता है। पहली बात तो जितने का आपने परचेज करा है, ठीक है, तो मतलब कि परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस ऐड होगा, मतलब कि लेट सपोज एक मशीन थी, मशीन को मैंने वेंडर से खरीदा, मशीन को मैंने वेंडर से 10 लाख रुपए का खरीदा। ठीक है, 10 लाख का अगर मैंने खरीदा होगा तो वो परचेज प्राइस हो जाएगा, वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जब मैंने मशीन को परचेज करा होगा तो उसको मैं इंस्टॉल भी करवाना पड़ेगा। इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, जैसे आप एसी खरीद के लेकर आते हैं, अभी घर में अगर एसी लगा है तो एसी जैसे लगता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपने लेट सपोज 40,000 का एसी खरीदा, तो 40,000 का जब एसी खरीद के लाओगे वो तुरंत तो चलने नहीं लग जाएगा। वो कंपनी से एक मेंबर आता है, एसी लगाता है, इंस्टॉल करता है एसी, तो उसी को क्या बोला जाता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। जैसे वो 3-4 हजार रुपए वो इंस्टॉल के ले जाता है, हालांकि तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, बट वो 3-4 हजार रुपए जो होते हैं वो किसके होते हैं, इंस्टॉलेशन के ही होते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस 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 और क्या। अब जैसे आपने एसी खरीदा, अब एसी ऐसा तो है नहीं, लेट सपोज आप रहते दिल्ली में, आपने 1 किलोमीटर आगे आपने एसी की दुकान थी, वहां से तुमने एसी खरीद लिया। अब एसी लाने की कुछ कॉस्ट लगेगी, किराया लगेगा। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फ्रेट। अब ऐसा तो है नहीं कि एसी के चक्कर में अपना घर ही वहां शिफ्ट कर दोगे, उसको लाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो जो ऐसी चीजें, मतलब ऐसी कॉस्ट, एक मिनट रुक जाओ, ऐसी कॉस्ट जो मशीन को पुट टू यूज तक जितनी भी रिक्वायर्ड कॉस्ट है वो सारी की सारी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट्स मानी जाती है। पुट टू यूज का मतलब या रेडी टू यूज का मतलब क्या होता है, जब तक मशीन अपने चलने वाली कंडीशन में नहीं होती है उससे पहले की जितने भी कॉस्ट होते हैं वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 10 लाख का आपने खरीदा, मान लो उस मशीन को लगाने के लिए 1 लाख रुपए लगे। ठीक है, और उसको लेट सपोज जो मशीन थी वो मुंबई से खरीदी गई और दिल्ली लेकर आ रहा है, तो अब वो मान लो उसको लाने में भी 1 लाख रुपए लगा, तो इन टोटल जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, 12 लाख की। सीधी सी बात है, ऐसे सोचो नॉर्मल, देखो ये ना कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लो आप क्या बोलते हैं, मशीन खरीदने गए, 10 लाख की तुमने मुंबई से मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए की इंस्टॉलेशन थी और 1 लाख रुपए का चार्ज था। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि भाई ये जो मशीन पड़ी हुई है, ये जो तुम मुंबई से खरीद के लेकर आए हो कितने की है, तो तुम 10 लाख थोड़ी ना बताओगे, तुम तो ये बताओगे 12 लाख की है, क्योंकि उस मशीन को यूज करने तक जितनी भी कॉस्ट लगी वो देना तो मैंडेटरी था। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ये दोनों तुम कॉस्ट ना पे करो तो तुम्हारा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब जैसे एसी खरीद के लेकर आए, अगर एसी में इंस्टॉलेशन ना लगवाओ, ऐसे बोल दो उसको भाई देखो एसी है लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं करवानी, तुम इंस्टॉलेशन चार्जेस काट लो, तो क्या एसी हवा दे देगा, कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज का। ठीक है, तो जब तक कोई एसेट्स पुट टू यूज होती है उससे पहले की जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे हो जाए, वो सारे के सारे खर्चे को क्या कर दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, उन सारी की सारी चीजों को क्या कर दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड कर दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ एसेट्स में बहुत सारी बातें हमको याद रखनी पड़ती हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। पहला पॉइंट ये है, एनी जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स को हम सीओए लिखेंगे अब हम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा अब हम,
कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू COA। तो जहां पे मैं COA लिखूंगा उसका मतलब क्या, आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, ठीक है। तो एनी GST पेड ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द COA। मतलब कि अगर कोई GST पे करा है तुमने कोई एसेट्स को परचेज करते टाइम, ठीक है, उस GST को इंक्लूड नहीं किया जाता है व्हाइल द कैलकुलेटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। देखो जैसे मान लो 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख रुपए का GST बना, तो आपने जो वेंडर को 12 लाख रुपए दिए हैं। समझ में आ गई बात। अब जो ये 2 लाख का GST है ना, ये 2 लाख का जो GST है, इस GST को हम एक्सक्लूड कर देंगे व्हाइल द कैलकुलेटिंग ऑफ COA। मतलब कि हम वेंडर को जो पैसा देकर आए वो एक्चुअल में तो 12 लाख देकर आए हैं, लेकिन हम मानेंगे कितना, 10 लाख। क्योंकि याद करो GST में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अगर कोई एसेट्स को परचेज करने में या इनपुट टैक्स जो आपने पे कर रखा है उसका गवर्नमेंट क्या कर देती है, रिटर्न कर देती है, मतलब कि इनपुट दे देती है, क्रेडिट दे देती है, सॉरी क्रेडिट दे देती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पैसा तो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तो जब तुम्हें ये पैसा वापस मिल जाएगा तो तुम कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इसको इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता। कॉस्ट किसको मानोगे, सीधी सी बात है, जो आपसे आपकी जेब से पैसा गया है, आपने जेब से पैसा दिया, वो पैसा तुम्हें वापस मिल गया, तो तुम्हारी कॉस्ट थोड़ी ना हुई है। समझ में आ गई बात। तो कभी भी GST को हम इंक्लूड नहीं करते हैं व्हाइल द कैलकुलेटिंग ऑफ COA। ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर which increase the efficiency of assets is included in COA। मतलब कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो कहीं ना कहीं क्या करता है, एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देता है। एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देने का मतलब क्या होता है, उसकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। तो ऐसी वैल्यू को सॉरी ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया जाएगा, उसके कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब देखो, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, ये एग्जांपल समझो। जैसे मान लो मेरे पास एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक सेकंड फ्लोर है। मतलब मेरे पास 3 फ्लोर के घर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, 2 फ्लोर का घर है वैसे तो, ठीक है, जो भी आपको मानना है वो समझ लो। और इसकी जो कॉस्ट है ना, लेट सपोज 3 फ्लोर की जो कॉस्ट लगी वो मेरी है 50 लाख, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आज के दिन इसको बेचने जाऊंगा तो इसको मतलब मान लो 3 फ्लोर को मैंने बनवाया, 3 फ्लोर या जो भी 2 फ्लोर, उसको बनवाने में मेरे को 50 लाख रुपए लगे, ठीक है। तो मतलब आज के टाइम पे अगर मैं इससे पूछूं भाई तुम्हारी इस घर की कॉस्ट कितनी है, तो कितनी है वो, 50 लाख रुपए, ठीक है। अब मान लो दिवाली का टाइम आता है, दिवाली के टाइम पे मैंने इस घर में क्या करवा दी, कुछ रिपेयरिंग करवा दी। रिपेयरिंग जानते हैं ना, घर पे पेंट हो गया, छोटी मोटी जो टूट फूट होती है उसको ठीक करा दिया जाता है, टैप्स होते हैं उसको ठीक कर दिया जाता है, कुछ भी होता है, मतलब घर पे थोड़ी थोड़ी क्या कर दी जाती है, रिपेयरिंग कर दी जाती है। अब मान लो इस रिपेयरिंग को करने में घर में आया लेट सपोज 1 लाख का खर्चा, ठीक है, पूरी रिपेयरिंग करने में 1 लाख रुपए खर्चा आ गया। अब क्या मैं इसको 1 लाख को इसमें इंक्लूड कर दूंगा, क्या अभी घर की कॉस्ट क्या है, 51 लाख रुपीज हो गई, 51 लाख रुपीज तो हुई नहीं। सीधी सी बात है, ये तो ऐसा खर्चा है जो नॉर्मली आपको करवाना पड़ता है, मतलब कि रिपेयरिंग आपको करवानी पड़ती है कोई भी चीज हो, ठीक है। अगर रिपेयरिंग नहीं चलती रहेगी, उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट अगर नहीं होगी तो सीधी सी बात है वो एसेट्स कहीं ना कहीं खराब होने लग जाएगी। तो मेंटेनेंस तो करवाना ही करवाना पड़ता है, ये तो नॉर्मल सी बात होती है। अब ये मान लो क्या इसकी कॉस्ट को क्या 51 लाख रुपीज कंसिडर कर लिया जाएगा, ये नहीं कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखना, रिपेयरिंग और मेंटेनिंग कॉस्ट को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। अभी एक और एग्जांपल देंगे तो समझ में आया, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है, व्हाइल द कैलकुलेटिंग ऑफ COA, इसको इंक्लूड नहीं करा जाता। अब एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, देखो अब मान लो कि मैंने इसी पे ही एक फ्लोर और बनवा दिया, मतलब थर्ड फ्लोर बनवा दिया। अब इस थर्ड फ्लोर को बनवाने में लेट मेरे को जो कॉस्ट आई वो 10 लाख रुपए की कॉस्ट आई इसको पूरा बनवाने में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्या ये मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट्स को इंक्रीज कर देगा, डेफिनेटली इंक्रीज कर देगा। 50 लाख प्लस में 10 लाख, अब मेरे घर की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 60 लाख मानी जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि अब इस घर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। कैसे, पहले यहाँ पे मान लो 3 फैमिली रह सकती थी, ग्राउंड पे, फर्स्ट पे और सेकंड पे 3 फैमिली रह सकती थी, लेकिन अब इसी घर में 4 फैमिली हो जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो इसकी एफिशिएंसी है तो वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है COA में। समझ में आ गई बात। तो ये नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट था। ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट सपोज आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, एक गाड़ी खरीदी, लेट सपोज एक बाइक आपने खरीदी जिसकी कॉस्ट लगी 2 लाख, ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, मतलब गाड़ी के शोरूम से लेके रोड तक आने तक जितना पैसा लगना, तो लेट सपोज 2 लाख रुपए की तुमने क्या खरीदी है, बाइक की खरीदी है, ठीक है।
तुम नहीं खरीदते, कोई और खरीदता है, तुम मत खरीदो। ठीक है, मिस्टर एक्स है, उसने 2 लाख की बाइक खरीदी। ठीक है, 7 दिन 8 दिन इसने गाड़ी चलाई तबीयत से दबाकर, और एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर इसकी बाइक को डैमेजेस आ गए। अब डैमेजेस जब आए तो यहाँ पे इसकी डैमेजेस को पे करने के लिए मतलब 50,000 रुपीज और इनकर्ड करने पड़े, मतलब कि और लगाने पड़े कि ताकि बाइक को अच्छे से चलाया जा सके, शीशे विसे टूट गए, जो भी करना था हो जाए। तो क्या अब मेरी गाड़ी 2 लाख प्लस 50,000, 2.5 लाख की गाड़ी हो जाएगी? 2.5 लाख की गाड़ी तो होगी ही नहीं। अब वो तो तुम्हारी गलती है ना, ये तो नॉर्मल रिपेयरिंग है। समझ में आ गई बात? अगर मैं तुमसे ये पूछूंगा कि भाई तुम्हारी गाड़ी कितने की है, मिस्टर एक्स से पूछूंगा कितनी गाड़ी, तो क्या वो 2.5 लाख बताएगा? कोई मतलब नहीं बनता इन सब चीजों का। क्या बताएगा वो? 2 लाख बताएगा। समझ में आ गई बात? तो इन सब कॉस्ट को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, रिपेयरिंग कॉस्ट को, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो रिपेयरिंग कॉस्ट को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और देखो, इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एनी इंटरेस्ट paid on the loan which is borrowed for finance the assets, finance the assets। मतलब कि अब जो मान लो कि 10 लाख की एसेट्स थी, 10 लाख की एसेट्स थी, मैंने 10 लाख का लोन फाइनेंस करा लिया। लोन होता है ना, लोन करवा लिया मैंने 10 लाख का। अब मान लो इस 10 लाख के लोन पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पूरे साल का। लेट सपोज पूरे साल का मुझे 1.5 लाख रुपीस पे करना पड़ता है, तो क्या इस 1.5 लाख को मैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड कर दूंगा? ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। मतलब कि कोई भी इंटरेस्ट पे करा जाता है ऑन द फाइनेंस, ऑन द ऐसा अमाउंट जो फाइनेंस कराया गया है किसके लिए? एसेट्स के लिए। तो उस पर जो भी मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो कभी भी इंक्लूड नहीं करा जाता सीओए में। ठीक है, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी नॉर्मल बातें थी जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। अगर ये सब आपको नहीं पता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एसेट्स को कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, हल्का सा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स बता दिया, मशीनरी वगैरह बता दी, ये सब नॉर्मल बातें। लेकिन अब देखो क्वेश्चन, लेट सपोज मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ दिख रहा है? दिख ही जाएगा वैसे तो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मिस्टर एक्स परचेज a machine of rupees 10 lakhs and installation charges is 1.5 lakh, मतलब कि 1.5 लाख रुपए, and freight paid on on the assets is rupees 50,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू इज, नॉर्मल हम क्वेश्चन लिखते हैं, स्क्रैप वैल्यू इज लेट सपोज 2 लाख एंड एस्टिमेटेड 2 लाख रख रहे हैं इसको, हाँ ठीक है 2 लाख ठीक है, या फिर कहीं कोई दिक्कत ना हो। हम 2 लाख ना रख के 108 कितने पे आ जाएगा, 92,000 रख लेते हैं स्क्रैप वैल्यू को। ठीक है, अच्छा लगता है ऐसे नॉर्मल सा काम करने में। 90, चलो 2 लाख ही रख लो, छोड़ो दुनियादारी, 2 लाख। ठीक है, इस एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स। ठीक है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन रुपीज एंड डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है नॉर्मल सा। अगर मैं बात करूं कि भाई इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, तो पहले डेप्रिसिएशन इन रुपीज में कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन इन रुपीज। अभी भी आपको बताया कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ। ये फॉर्मूला हमने ये लिख रखा पहले, यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स है कितने की? अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालने पे आऊँ तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है कितने की वो देखो जरा। COA की अगर बात करें तो देखो 10 लाख की तो परचेज प्राइस है, तो 10 लाख तो ऐड होगा ही होगा। ठीक है, मान लो 1.5 लाख रुपए और इनकर्ड करेगा, मतलब कि वो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, और 50,000 रुपए आपकी क्या है,
फ्रेट है। तो इन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी की हो गई? 12 लाख। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गई जी आपकी 12 लाख की। स्क्रैप वैल्यू दे रखा है आपको 2 लाख और नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ दे रखा था 10। तो 12 लाख माइनस 2 लाख 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा? डेप्रिसिएशन इन रुपीस कितना आ गया? 1 लाख। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा जी आपका? 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का आ गया, तो डेप्रिसिएशन हमने रुपीस में तो निकाल दिया, डेप्रिसिएशन हमने रुपीस में निकाल दिया। अगर मेरे को इसको ही किस में निकालना है? परसेंटेज में। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में हम कैसे निकालेंगे? डस्टर कहाँ गया? हो गया। अच्छा ये रहा। अगर परसेंटेज में निकालना तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे हम इसी चीज को? देखो, परसेंटेज में निकालने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है? नॉर्मल सी बात है भाई। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा परसेंटेज में? अगर मैं ये पूछूं कि डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज, मतलब कि परसेंटेज में कितना लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा? देखो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू में 100। कहने का अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था इसमें? 1 लाख रुपए जो हमने निकाला ये रहा, और कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितने की है? 12 लाख की। इनटू में क्या कर दिया जाएगा? 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। इसको सॉल्व करोगे तो 12 9 था, नहीं सॉरी 12 8 जब 40 96 पॉइंट बचेगा 40। तो 8.33% क्या आ गया आपका? डेप्रिसिएशन आ गया। समझ में आ गई बात? तो 8.33% क्या आ जाएगा आपका? डेप्रिसिएशन। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, ऐसे बचपन में तुमने परसेंटेज निकालना सीखा होगा। 600 में से आपके 400 नंबर आए, 600 में से 400 मार्क्स आए, तो कैसे निकालोगे? जितने नंबर का पेपर है उसको रखो नीचे, 600 को नीचे, और ऊपर रखो जितने आए हुए हैं 400, मतलब चेंज को रखो, इंटू में कर दो 100। वही सेम चीज यहाँ पे भी है। जितने की एसेट्स है, ठीक है, और उसके ऊपर लिख दो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब जितने का चेंज है, इंटू में क्या कर दिया जाएगा? 100। तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, कि कितना परसेंट आपका क्या होता है? चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एसएलएम था। अभी इसमें क्या बोलते हैं वाले जो क्वेश्चंस है, जो आपके एसेट्स अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो इतने पे ही रहने देते हैं। ये आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगली क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड के हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, और उसको करके हम क्या कर देंगे? इस पूरे टॉपिक को, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम मिलते हैं आप अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।